जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में बात करूंगा जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ चल रही हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे वेबसाइट्स वगैरह पर या फिर जो भी कोचिंग संस्थान है बहुत सारी न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो लगेगा कि जहाँ से जानकारी आपको होनी चाहिए तो उनके बारे में मैं बात करता हूँ, है ना। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक आपका जीएम फसलों से रिलेटेड है। ये क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई बोला गया जाता है जीएम फसलों पर केंद्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति से क्या हो गया है, ब्लैक मार्केट ऑपरेटर्स को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो हुई एक न्यूज। अब इसके अंदर से व्यूज कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं वो देख लीजिए। अनेक पर्यावरणविदों और जीएम के समर्थक किसान संगठनों ने सरकार से जीएम फसलों पर ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया है। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाई जो फसल हैं उनको उनके पक्षधर भी हैं कुछ, और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, चाहे वो किसान संगठन हो चाहे वो पर्यावरणविद हो। कुछ पर्यावरण ये बात कहते हैं कि इन फसलों से जो है नुकसान होगा, कुछ ये कहते हैं कि इनसे जो है फायदा होगा। उनके अपने अपने तर्क हैं। वर्तमान में बीटी कपास भारत में वाणिज्यिक कृषि हेतु अनुमति प्राप्त एकमात्र फसल है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है प्री के लिए। केवल और केवल अभी फिलहाल में बीटी कपास को ही कृषि के रूप में करने की अनुमति दी गई है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, एकमात्र यही है बस। लेकिन एच टी कपास, बीटी बैंगन, ठीक है, एच डी सोयाबीन जैसी जीएम फसलें ब्लैक मार्केट में सरलता से उपलब्ध हैं तथा किसान इन जीएम फसलों की खेती भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि प्रश्न ये आ जाए कि हमारे भारत में कौन कौन सी जेनेटिक मॉडिफाई जो फसल हैं वो फसलें उगाई जा रही हैं, तो आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, बीटी बैंगन भी देना पड़ेगा, सोयाबीन भी देना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी देना पड़ेगा। लेकिन यदि वाणिज्यिक कृषि हेतु अनुमति प्राप्त है तो आपको केवल बीटी कपास सरकार के द्वारा जो कहा गया है वो बीटी कपास के लिए ही कहा गया है। ठीक है, इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये ध्यान में रखना है। जीएम फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें होती हैं जिनके डीएनए में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से परिवर्तन और संशोधन कर दिया जाता है। आप सभी को पता है डीएनए, आरएनए सबने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है, पौधे की एक किस्म में दूसरी किस्म जो है मिला दी जाती है। ठीक है, जिससे कुछ नया प्रोडक्ट जन्म ले लेता है। वो कीटनाशक भी होता है, अपने आप में कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कीटनाशक होता है और ज़्यादा उपज जो है देता है। इसके उत्पादकता और गुणवत्ता के आधार पर फसल के बेहतर संस्करण को विकसित किए जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई फसलों के समर्थकों का तर्क है बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लक्ष्य को इन फसलों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अनेक पर्यावरणविदों ने जीएम फसलों से पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और फसल विविधता आदि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के संबंध में भी चिंता व्यक्त की है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है एक, ठीक है, भारत सरकार की। इसमें क्या है, आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों को जारी करने से संबंधित प्रभावों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी सर्वोच्च विनियामक निकाय है ये। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ये क्या है? जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यदि आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है, जेनेटिकली मॉडिफाई जो फसल होती है उनसे संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। जैव सुरक्षा मूल्यांकन पर्यावरण प्रभाव सहित जीएम फसलों के विनियमन हेतु एक सुव्यवस्थित व परिभाषित यंत्र तंत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्री में, मेंस में आपके लिए कुछ फैक्ट मिल जा रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। ये है आपका, सरकार जो है प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के माध्यम से कम दरों पर अपने घाटे का वित्तीयन कर सकती है। ठीक है,
तो आखिरकार ये प्रत्यक्ष मौद्रीकरण होता क्या है, इसके बारे में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है भारत सरकार को, उस पर डिटेल में बात करेंगे। एक मैंने आपको प्रश्न उपलब्ध कराया है आज, कम्युनिटी टैब में जाके देख लीजिएगा एग्जाम मेड जी के। ठीक है, देखिए, जब आरबीआई सरकार के व्ययों, सरकार के जो खर्चे होते हैं उनको, व्ययों को वित्त पोषित करने के लिए, यानी कि उन्हें पैसा देने के लिए, पैसा प्रदान करने के लिए, ठीक है, कौन, आरबीआई, सरकार के खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए प्राथमिक बाजार से सरकारी प्रत्याभूतियों का प्रत्यक्ष क्रय करता है, तो तो उसे घाटे का प्रत्यक्ष मौद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रतिभूतियां जो होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, उनको खरीदेगा, क्रय करेगा। ठीक है, आरबीआई, तो उसके पास क्या होगा, पैसे की एक तरह से क्या हो जाएगी, पैसा निकल जाएगा कहीं ना कहीं आरबीआई से, है ना, पैसा ही तो देना पड़ेगा, जब क्रय करता है कोई भी व्यक्ति तो उसे पैसा देना पड़ता है, तो पैसा निकल जाएगा। इससे सरकार के बजट घाटे को पूरा करने के लिए समान मात्रा में नई मुद्रा छापने में सक्षम हो जाती है। यही क्या है, प्रत्यक्ष मौद्रीकरण है। यानी कि जो घाटा आया है सरकार को इससे, क्योंकि बैंक जो है सरकार से रिलेटेड है, घाटा आया है, उसे पूरा करने के लिए क्या होगा, अब ये नोट छाप लेगी, मुद्रा छाप लेगी, कौन, सरकार। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मौद्रीकरण। प्रत्यक्ष रूप से पैसा एक तरह से डालना मार्केट में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो कमाया हुआ पैसा होता है, वही पैसा सर्कुलेट होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है पैसा छाप सकती है सरकार, तो इसी को प्रत्यक्ष मौद्रीकरण कहते हैं। अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण क्या है, के तहत आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन, अर्थात खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। इसके माध्यम से द्वितीयक बाजार से सरकारी बॉन्ड्स का क्रय करती है। तो ये हुआ आपका अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण। अब प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, देखिए, कोरोना महामारी के कारण क्या है, राजस्व और कर संग्रह में गिरावट आई है, उसको पूरा करने के लिए पैसा छापने की जरूरत पड़ी है। यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि इस वर्ष जीडीपी वृद्धि दर बहुत कम रहेगी, ये सभी को पता है। जब कोई काम धंधे ही नहीं चल रहे हैं तो जीडीपी बढ़ेगी कैसे, ग्रोथ नहीं हो रही है, कम ही होगी, बहुत ज्यादा हो सकता है नकारात्मक भी रहे। सरकार के कर्ज का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा इससे, है ना, और ऋण जीडीपी अनुपात भी बढ़कर लगभग कितना हो जाएगा, 87.6% के आसपास पहुंच जाएगा, बहुत होता है ये। साथ ही इस वर्ष सरकार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना होने के चांसेस हैं, 5% से अधिक होने के चांसेस हैं, है ना, ये तो अनुमान लगाया गया है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष वर्ष 1997 तक प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, 1997 तक। इसके बाद इसे क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके मुद्रा स्फीति प्रभावों, यानी कि पैसा मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रा के मान में कमी, पैसा ज्यादा आ जाएगा, यानी नोट मान लीजिए छाप दिए तो ज्यादा पैसा आ जाएगा ना लोगों पर, बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं वो बढ़ जाएंगे। प्रभावों को देखते हुए राजकोषीय विवेक की ओर अग्रसर होने की सरकार की नीति के कारण इसे त्याग दिया गया था, इसे हटा दिया गया था, इसे नहीं अपनाया गया था। लेकिन अभी क्या है, हालांकि वर्तमान वर्तमान में अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होने के कारण, अभी क्या है, मांग की कमी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मांग की कमी है, तो इससे मुद्रास्फीति तो होगी नहीं। मान लीजिए व्यक्तियों को एक्स्ट्रा कुछ पैसा दे दी जाए लोन के माध्यम से, जो भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है हमारी सरकार ने देश के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा छाप करके दे देगी तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होने की संभावना जो है ना के बराबर, क्योंकि पैसे ही नहीं है, पहले से ही पैसे नहीं है मार्केट में। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, एफआरबीएम एक्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट नहीं पढ़ा है, आज पढ़ लीजिए जाकर के। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत कुछ असाधारण परिस्थितियों में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसमें भी बात करी गई है, घाटे के प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि कर सकते हैं एफआरबीएम में भी, ये कहा गया है। कोविड-19 महामारी एक ऐसी स्थिति है, इससे क्या हो गया है, असाधारण एक तरह से परिस्थितियां हैं ये। इस रिपोर्ट में सरकार को कोविड बेमियादी बॉन्ड,
कोविड कोविड बेमियादी बॉन्ड क्या है? ऐसे ही अन्य प्रपत्रों के निर्गमन के माध्यम से प्रत्यक्ष आरबीआई से धन जुटाने का सुझाव प्रदान किया गया है। ठीक है, बेमियादी या स्थायी बॉन्ड ऐसे ऋण प्रपत्र होते हैं, यानी बॉन्ड होते हैं, जिनकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती है। ठीक है, इन्हें प्रत्यक्ष अल्प ब्याज दरों पर जारी किया जाता है, कल कम ब्याज दरों पर इन्हें जारी कर दिया जाता है मार्केट में। तो ये हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ऐसे टॉपिक्स पर। ऐसे टॉपिक्स आप देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दें तो बेहतर है, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस प्रकार के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।